Hello students, how are you? I hope you all are good. Welcome back in our social study classes. Today we are going to discuss class 8 book, so Understanding Social Studies by Coral Publication. So students, today we are going to discuss civics chapter number 4, marginalization and social justice. आइए start करते हैं अपने chapter को. So first we have the topic marginalization. What does it mean? The term marginalization means to make somebody feel as if he is not important and cannot influence decision or events. मतलब marginalize मतलब वो ग्रुप जो इम्पोर्टेंट नहीं है और जिसका इन्फ्लुएंस नहीं होता किसी डिसीजन में, ना ही किसी इवेंट में, यानी उसको किसी चीज़ में गिना ही नहीं जाता, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. Marginalization is the social process of becoming or being made marginal to all to confine a lower social standing. तो ये किसके लिए? एक सोशल प्रोसेस है जिसमें जो लोअर कास्ट के पीपल है उनको लोअर लेवल पे रखा जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज अ मार्जिनाइजेशन ग्रुप. इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म मार्जिनाइजेशन कैन एक्सटर्मिनेट ग्रुप्स. तो ये इन्होंने दे आर फॉर्मिंग द ग्रुप्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन. मटीरियल डेप्रिवेशन इज द मोस्ट कॉमन रिजल्ट of the marginalization when looking at how unfairly material resources means अगर हम बात करें मार्जिन में तो उसमें जब रिसोर्सेज होता है जिसको अनफेयरली तरीके से यूज किया जाता है, उसको डिसग्रेड किया जाता है, उसको वैल्यू नहीं दी जाती. सच एज फूड शेल्टर आर डिस्पर्स इन द सोसाइटी. जैसे फूड और शेल्टर है ये लोगों को इजीली अवेलेबल नहीं होता, या बहुत फॉर्म अलग अलग तरीके से ये फॉर्म होती है. ये है क्या? एक ग्रुप. Along with the material deprivation, marginalized individuals are also excluded from services. अब जो इंडिविजुअल है, जो मार्जिनल ग्रुप में जो इंडिविजुअल है उनको एक्सक्लूड कर देते हैं. किस सर्विसेज से? किसी सर्विसेज से, किसी प्रोग्राम में मतलब पार्टिसिपेशन नहीं मिलता. एंड पॉलिसी यानी पॉलिसीज की पूरी उनको बेनिफिट्स नहीं मिलते. मार्जिनाइजेशन कैन बी अंडरस्टूड विद 3 लेवल. हम उसको 3 लेवल से भी समझ सकते हैं इस टॉप को. पहला इंडिविजुअल, यानी कैसे इंडिविजुअल को मार्जिनाइज किया जाता है या उसको अलूफ रखा जाता है या अलग किया जाता है सोसाइटी से. दूसरा कम्युनिटी की एक पूरी कम्युनिटी है, एक सेम काइंड के लोगों को इकट्ठा कर लिया, उनकी कम्युनिटी बनाया और फिर उनको मार्जिनाइज कर लिया. एंड थर्ड ग्लोबल, मतलब एक अलग बड़े लेवल पे. द मार्जिनाइजेशन सेक्शन आर द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर केप्ट इन अ पोजिशन इन विच दे हैव नो पावर. यानी कि ये एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ग्रुप है जिन लोगों के पास कोई पावर नहीं है. They remain deprived of many social and economical, political and other authorities in the past. ये क्या? इन्हें अलग रखा, डिप्राइव्ड, इनको चांस ही नहीं दिया गया. कहाँ पे नहीं दिया गया? ना ही सोशली इनको इक्वलिटी मिली, ना इकोनॉमिक, ना पॉलिटिकल, और ना ही कोई इनके पास अथॉरिटी रही, ना ही इनके लिए किसी ने काम किया इन द पास्ट टाइम. द चीफ अमंग दीज मार्जिनल ग्रुप आर कॉल्ड शेड्यूल कास्ट. अगर हम बेसिकली बात करें तो मार्जिनल ग्रुप में कौन सा है? शेड्यूल कास्ट आ गए, फिर शेड्यूल ट्राइब्स आ गए और अदर बैकवर्ड क्लासेस. तो कुछ बैकवर्ड क्लासेस भी हैं जो इस कैटेगरी के अंदर में आती हैं. पहला देखते हैं हम कास्ट सिस्टम, कैसे इसने मार्जिनल सेक्शन को डिवाइड किया है. द ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ वर्णा इन एंशिएंट टाइम. अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम की तो सबसे पहले कहाँ वो बाइफिकेट होता है? वर्णा सिस्टम में. कब? बहुत पुराने टाइम में, प्राचीन समय में. इन द वैदिक पीरियड द इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्णा. अगर हम बात करें वैदिक टाइम पीरियड में तो हमारा जो वर्ण सिस्टम है कितने 4 पार्ट में डिवाइडेड है. पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और फोर्थ शूद्र. यानी कि वैदिक टाइम के अकॉर्डिंग में जो हमारा सिस्टम था इंडियन सोसाइटी वो 4 पार्ट में डिवाइडेड थी. ईच ऑफ दिस वर्ण पोजेस डिस्टिंक्ट क्वालिटी. और हर एक वर्ण के पास एक अलग अलग क्वालिटीज होती थी. एंड परफॉर्म इट्स ओन सेपरेट फंक्शन इन द सोसाइटी. और सबका अलग अलग फंक्शन था, काम था, जो कि लोग परफॉर्म करते थे अपने वर्ण के अकॉर्डिंग. ग्रेजुअली दीज वर्ण ब्रांचेस ऑफ इनटू डिफरेंट कास्ट एंड सबकास्ट. और ये जो वर्ण है इसने भी उसी के अंदर बहुत ज़्यादा डिवीजन भी कर रखे थे कास्ट और सब कास्ट में. द ब्राह्मण वर टीचर्स एंड प्रीस्ट एंड परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज एंड इम्पेयर्ड एजुकेशन. तो ब्राह्मण था, उसका काम क्या था? गुरु बनना. वो फिर प्रीस्ट मतलब साधु या फिर महात्मा बनना. परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनी मतलब कि जो भी रिलीजियस सेरेमनी, जो पंडित जो बनते थे वो भी यही बनते थे. जो भी रिलीजन की जो सेरेमनी होती थी दे ऑल डन बाय दिस पीपल. फिर जो एजुकेशन है उसको प्रोवाइड कराना भी किसका काम था? ब्राह्मण्स का. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्षत्रिय. द क्षत्रिय वर रूलर्स एंड सोल्जर्स एंड दे रूल्ड एंड डिफेंड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल. जो क्षत्रिय ग्रुप था उसका काम क्या था? रूल करना जगह पे और लोगों को प्रोटेक्ट करना एज अ सोल्जर बन के. मतलब लोगों को प्रोटेक्शन किसके हाथ में था? क्षत्रियों के हाथ में था. राइट. नेक्स्ट हमारे पास कौन है? द वैश्य. द वैश्य वर रिच ट्रेडर एंड वर एंगेज इन कॉमर्स एंड ट्रेड. तो वैश्य ग्रुप थे, इक्कीस में इनका काम था ट्रेड करना, व्यापार करना. एंड द शूद्र वर द लेबर क्लास. और जो सबसे लास्ट में बचती है शूद्र, वो क्या? एक लेबर क्लास, यानी बाकी सबके लिए उन्हें काम करना पड़ता था. हु डिड मैनुअल जॉब्स. जो मतलब मैनुअली जो हाथों से काम वो काम करते थे.
एंड देयरफॉर सर्व द अदर कास्ट, और बाकी कास्ट को ये सर्व करते थे मैनुअली, मतलब कुछ चीज़ों को बनाना, प्रोडक्शन करना, दे ऑल कम इन द शूद्रा। इन द कोर्स ऑफ टाइम द कास्ट सिस्टम बिकेम हेरिडिटरी, और कुछ टाइम बाद ये सिस्टम हेरिडिटरी हो गया, मतलब फिक्स हो गया कि जो फादर काम कर रहा है वही सन करेगा, फिर उसका बच्चा करेगा, ये पूरी की पूरी एक ट्रेडिशन बन गई। अ चाइल्डहुड बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण, अगर कोई बच्चा ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण ही बनेगा। द सेम वॉज ट्रू इन द केस ऑफ अदर 3 कास्ट, और सब ये खाली ब्राह्मण नहीं, ये सारी बची हुई तीनों कास्ट में भी ये सिस्टम फॉलो होता था। Thus, the caste of a person came to be determined by birth and parentage. तो जो पर्सन की जो कास्ट डिसाइड होती थी वो उसके पेरेंट और उसके बर्थ से डिसाइड हो जाती थी। Evils of the caste system, मैंने कुछ बुराई थी किसमें, हम कास्ट सिस्टम में। The foremost evil of this system was that it made some caste high while some low. तो कास्ट सिस्टम का सबसे बुरा क्या था कि उन्होंने कुछ को सुपीरियर बना दिया और कुछ को इन्फीरियर बना दिया। Such division encourage exploitation of the people of the lower caste. इसने क्या करा, लोगों को एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइटेशन तो होगा ही होगा, राइट, बाय द पीपल ऑफ हायर कास्ट, यानी हायर कास्ट के लोगों ने लोअर कास्ट के पीपल को क्या एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। द शूद्र वर बैडली ट्रीटेड, और सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन किसकी थी, शूद्र की। दे हैड टू डू ऑल द मीनियल जॉब, जो भी सबसे बेकार से बेकार और सबसे जो छोटे काम थे किसको करना पड़ता था, वो शूद्र को करना पड़ते थे। दे वर रिड्यूस्ड टू अ लो स्टेटस, और उनको क्या बोल देगा कि आप किससे, लोअर स्टेटस से बिलोंग करते हैं। सम ऑफ देम वर कॉल्ड अनटचेबल, और उसी में से कुछ लोगों को क्या बोलना जाने लगा, अनटचेबल यानी अछूत। दे वर मेड बॉन्डेड लेबर एंड स्लेव्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वन, उनको क्या बोला गया कि क्या है वो बॉन्डेड लेबर है, और उन्हें फिर स्लेव्स बना दिया गया फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। नेक्स्ट, द कास्ट सिस्टम डिवाइड द इंडियन सोसाइटी इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, वही कास्ट सिस्टम की वजह से जो इंडिया की सोसाइटी वो अलग अलग पार्ट्स में यानी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। दिस हैज अफेक्टेड द कंट्रीज यूनिटी एंड सिक्योरिटी, सिंपल सी बात है, जहाँ पे लोग डिवाइड हो जाएंगे जाति के नाम पे तो उस कंट्री में यूनिटी तो नहीं रहने वाली। सेम हुआ इंडिया के साथ। क्वाइट ऑफन रिजिड कास्ट बेस मेक पीपल नैरो माइंडेड, और इसी वजह से क्या लोगों का जो सोचने का तरीका था वो थोड़ा कम हो गया, नैरो माइंडेड लोगों के, कि ये हमारा काम है हम करेंगे, उसका काम है वो करेगा। दे इवन फॉरगेट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज एज अ होल, और सब लोग जो इंटरेस्ट था कि जब ये हमारा देश है, एक कंट्री है, वो सब खत्म हो गया और सब बस अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया लोगों ने। It is unfortunate that there were instances when caste factor become an important issues during the election, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग ये नहीं देखते किसने क्या काम किया, वो बस कास्ट के बेस पे डिफाइन करते हैं कि इस कास्ट के लोग यहाँ पर तो उसी कास्ट का लोग वहाँ पे खड़ा कर दो एज अ रिप्रेजेंटेटिव। Narrow casteism has proved not only detrimental to country's unity but it also hampered the successful functioning of the democracy and development of the program। तो जो ये कास्ट बाइफर्केशन है ये खाली हमारी कंट्री को रन करने के लिए बेकार नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए बेकार नहीं, ये हमारी यूनिटी के लिए भी बेकार है और हमारी प्रोग्रेस को भी ये रोकता है। नेक्स्ट वी हैव द शेड्यूल्ड कास्ट, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। क्या होती है सोशल इकोनॉमिक कंडीशन किसकी, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की। द पीपल ऑफ लो कास्ट वर ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय दोज हु बिलोंग टू सो हाई कास्ट, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि जितने भी लो कास्ट के पीपल है वो सब एक्सप्लॉइट किए जाते हैं किसके द्वारा, हाई कास्ट के द्वारा। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सो कॉल्ड लो कास्ट वर नेवर अलाउ टू बिकम अ पार्ट ऑफ सोसाइटी इन देयर रियल सेंसेस। अगर हम बात करें तो जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करती लोअर कास्ट के लोगों को। कई जगह ऐसा हो चुका है कि जो लोअर कास्ट के पीपल है उनको सोसाइटी से अलग ही रख दिया गया है कई सारी चीज़ों में। दे वर नॉट अलाउड इवन टू लिव इनसाइड द विलेज, मतलब उनको अलाउ ही नहीं है कि वो उस जो गाँव है उसके अंदर वो रह सके। थ्रू दे परफॉर्म द मोस्ट प्रोडक्टिव, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के टाइम पे उनको वहाँ से निकाल ही दिया जाता है, किसको, शेड्यूल कास्ट के लोगों को। इकोनॉमिकली दे रिमेन एक्सट्रीमली प्योर, मतलब इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली भी, भाई जब उनके पास ना घर है ना जमीन है, घर तो उनके पास होता है बट वो जमीन नहीं होती, कोई और ऑक्यूपेशन नहीं होता, तो इकोनॉमिकली वीक तो होंगे ही। इवन नाउ नियरली 90% ऑफ द शेड्यूल कास्ट लिविंग इन रूरल एरियाज। अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की तो अभी भी लगभग 90% लोग कहाँ रहते हैं, रूरल एरियाज में, यानी गाँव के एरिया में। दे कंटिन्यू टू बी इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन अपर कास्ट एंड अदर रिच क्लासेस। अभी भी वो जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं क्योंकि उनके खेतों में काम करना, उनके घरों में काम करना, इसी तरीके से वो अपने जीवन को आगे चला रहे हैं, और अगर कोई रिच क्लास है उन पर वो डिपेंड रहते हैं। Since they continue to be poor, they remain objective of exploitation। जब तक वो गरीब रहेंगे तब तक वो एक ऑब्जेक्ट ऐसा रहेंगे जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट कि लोग उसको एक्सप्लॉइटेशन करते रहेंगे। मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर एक्सट्रीमली पुअर, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, यानी कि उनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं होता। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अमंग द शेड्यूल कास्ट आर स्टिल इलिटरेट, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि शेड्यूल कास्ट के अंदर में बहुत सारे लोग आज भी क्या है, अनपढ़ हैं। द परसेंटेज ऑफ लिटरेट वुमेन अमंग शेड्यूल कास्ट वेरी लो, और उसमें भी जो फीमेल है, जो वुमेन है, उनका तो रेशो और ज़्यादा बेकार है।
Safeguard to improve the condition of the scheduled caste, तो there are certain measures taken by the constitution ताकि उनको बचाया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके. The makers of our constitution were conscious of the age old injustice which had been done those people. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने बचा के वैसे लॉज बनाए ताकि जो इन लोगों के साथ बहुत पुराने टाइम में जो इंजस्टिस है उसको सही करा जा सके. While framing the constitution, the steps would be taken to provide proper safeguard to bringing these major portion of our population on an equal footing with the rest of the people of India. तो यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसके अंदर में ध्यान में रखा गया कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है जिसके साथ सबसे ज़्यादा इंजस्टिस हुआ है आगे फ्यूचर में उसके साथ इंजस्टिस ना हो, इसीलिए ध्यान में रखते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा बनाया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट इनका क्या है कि जो लोगों का इंटरेस्ट है उसको बचाए और राइट ऑफ द शेड्यूल यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग चाहते हैं जो उनके लिए बढ़िया है वो चीज़ों को वो सेफ गार्ड करे. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अबॉलिश अनटचेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, जो अनटचेबिलिटी है यानी जो अछूत है उसको खत्म करा. द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट आर प्रमोटेड एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द काइंड ऑफ सोशल इंजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन. फिर सरकार ने ऐसे काम किया कि इनको एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, इनको जॉब प्रोवाइड, ताकि इनके साथ इंजस्टिस ना हो, इनके एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये काम के लिए दूसरे लोगों पे डिपेंड ना रहे. No child belonging to scheduled caste can be denied admission to a school or any other institution maintained by the state. अगर सपोज दैट स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्कूल बनाया है तो उसमें शेड्यूल कास्ट का पर्सन अगर कोई जाता है एडमिशन के लिए तो उसको एडमिशन देना पड़ेगा, राइट. नो पर्सन बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग शॉप्स, किसी भी शेड्यूल कास्ट के पर्सन को आप शॉप के अंदर घुसने से या कुछ संभालने से मना नहीं करोगे. रेस्टोरेंट में जाकर वो जाता है खाना खाने के लिए उसको आप नहीं रोकोगे. होटल्स के अंदर अगर वो स्टे करने जा रहा है तो नहीं रोकोगे. मंदिर के अंदर जा रहे हो तो पूजा पाठ के लिए आप नहीं रोकोगे. और एनी अदर पब्लिक प्लेसेस, और जो भी पब्लिक प्लेस है यानी जिसको गवर्नमेंट या सरकार उसको ओन करता है उस जगह पे आप शेड्यूल कास्ट के लोगों को जाने से या उस काम को करने से या उस जगह को यूज़ करने से आप नहीं रोकेंगे. They cannot be denied the use of wells, public well and tanks, यानी कि जो पब्लिक वेल्स है जो कुएं हैं जो सभी लोग यूज़ करते हैं या जो टैंक्स हैं उसको अगर कोई शेड्यूल कास्ट का पर्सन यूज़ करता है तो बाकी लोग उसको मना नहीं करेंगे. Some seats are reserved for them in लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो जो शेड्यूल कास्ट है लोग उनके लिए ताकि उनका स्टेटस थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाए तो जो हमारा असेंबली है यानी जो हमारी इलेक्शन यानी जो पार्लियामेंट होती है वहाँ पे कुछ सीट्स को रिजर्व किया. कहाँ पे, लोकसभा में और लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली में, ठीक. सर्टेन कॉन्स्टिट्यूंसी आर डिक्लेयर रिजर्व, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व ही कर दिया, फिक्स कर दिया. जहाँ पे मैक्सिमम लोग उनके लोग रहते होंगे शेड्यूल कास्ट के लिए तो वहाँ पे रिजर्व कर दिया कि यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट करेगा यानी जो लीडर खड़ा होगा वो भी शेड्यूल कास्ट का होगा, राइट. फ्रॉम वेयर दे कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड बिकम मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड असेंबली. तो जहाँ पे पोर्शन की ज़्यादा होती है वहाँ पे कैंडिडेट जो खड़ा होगा कौन होगा, शेड्यूल कास्ट से होगा और वही वहाँ से इलेक्ट होगा, राइट. सर्टेन परसेंटेज ऑफ द जॉब इन द गवर्नमेंट आर रिजर्व फॉर दिस कैटेगरी, और कुछ जैसे जो जॉब्स है सरकारी जो जॉब्स होती है उसके अंदर में कुछ सीट रिजर्व कर दी किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, ताकि उनका स्टेटस थोड़ा सा अच्छा हो. स्पेशल कोर्ट्स एंड मोबाइल कोर्ट्स हैव बीन सेट अप इन सर्टेन स्टेट फॉर क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू अनटचेबिलिटी. अब गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल कोर्ट्स और ऐसे मोबाइल कोर्ट मतलब जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं ऐसे कोर्ट्स का फॉर्मेशन क्या है ताकि जो भी केस अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है या कुछ उन पर इल्ज़ाम लग रहा है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए कोर्ट्स को बनाया गया है. एट द गवर्नमेंट लेवल स्पेशल अटेंशन इज बीइंग गिवन टू द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट. तो इस गवर्नमेंट ने एक स्पेशल अटेंशन या कैसे तो स्पेशल ध्यान दिया है किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, कि वो अच्छे से काम करें. स्टिल मच डिपेंड्स ऑन द जनरल अवेयरनेस अबाउट द कंडीशन. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उनकी जो उनकी कंडीशन है उसके बारे में लोगों को पता हो या सरकार को पता हो. अमंग द पीपल ऑफ ऑल ओवर द कंट्री, जो बाकी जो कंट्री के लोग हैं उनकी कंडीशन को वो सही करें. अ गुड सिटीजन इज वन हु डज नॉट वेट इशू ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई एंड लो एंड ट्रीट एवरीवन इक्वल. तो हमारे लिए सरकार ने बोला कि एक अच्छा सिटीजन, गुड सिटीजन वो है जो लोगों में भेदभाव ना करे, उसके कास्ट को देख के उसका भेदभाव ना करे, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. कौन, जो इंसान भेदभाव नहीं करेगा, दैट पर्सन विल कॉल्ड एज अ गुड सिटीजन ऑफ द नेशन. ओनली सच एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल एज होल कैन बी ट्रांसफर सोसाइटी. जब लोग आपस में भेदभाव नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को लेके तभी हमारी सोसाइटी एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी में कन्वर्ट हो सकती है. The measures to improve the condition of the scheduled caste can be effective only if there is a public response and cooperation. जब पब्लिक एक्सेप्ट करेगी, जब पब्लिक कॉपरेट करेगी, जब पब्लिक पेश देगी इन शेड्यूल कास्ट के लोगों को, तब जाके हमारी सोसाइटी में कुछ बदलाव होगा, वो सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी बनकर तैयार होगी. द प्रोग्रेस इन दिस डायरेक्शन इज स्लो. जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है क्योंकि हर इंसान जल्दी से नहीं बदलता है. पीपल टेक्स टाइम.
बट थिंग्स आर इम्प्रूव, बट धीरे धीरे स्लोली चीजें चेंज हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। देयर इज अ राइज इन द लिटरेसी लेवल अमंग द शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट कैसे पता चलता है? शेड्यूल कास्ट की लिटरेसी रेट में थोड़ा सा बढ़ावा हो रहा है, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। दे आर बिकम इकोनॉमिकली बेटर ऑफ, पहले से अब ज्यादा वो अच्छा बेटर हो सके जॉब के पर्पज से। दे आर सर्विंग द कंट्री इन वेरियस कैपेसिटी, और वो अलग अलग जगह पे अपनी कैपेसिटी के साथ सर्व कर रहे हैं कंट्री के लिए। सच एज सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट जो आईपीएस ऑफिसर उसमें रैंक्स में आ रहे हैं, फिर कुछ टीचर्स बनते हैं, कुछ नर्सेस, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, मिनिस्टर, जजेस, ये सब अब उस कास्ट से ऊपर आके ये लोग बन रहे हैं, तो उनकी कंडीशन पहले से इंप्रूव हो रही है। द शेड्यूल ट्राइब, इंडिया हैज डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइब स्प्रेड ओवर द एंटायर कंट्री। अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब की, तो हमारी कंट्री में बहुत सारी शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो अलग अलग जगह पे रहती है हमारे पूरे कंट्री के अंदर में। दे आर फाउंड मेनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा किधर मिलती है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिलती है। उसके बाद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो ये सारी वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको शेड्यूल ट्राइब के लोग मिलते हैं। ईच वन ऑफ देम हैज अ डिस्टिंक्ट कल्चर एंड द वे ऑफ लाइफ। सभी जो शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, सबका जो कल्चर है वो डिफरेंट है, सबकी चीजें बहुत ज्यादा अलग अलग है एक दूसरे से। द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया आर गॉन्ड्स। अगर हम बात करें इंडिया में कि कौन सी मोस्ट ऑफ द सबसे बड़ी ट्राइब है, तो क्या नाम है? गॉन्ड्स। कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश में। और कहाँ रहते हैं? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और कुछ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट कौन से? भील ऑफ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड फिर थर्ड संथाल ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। देयर आर अदर स्मॉलर ट्राइब्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब ये तो है मेजर, ये तो क्या है? मेजर है। और कुछ छोटे छोटे और ट्राइब्स हैं जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह पे रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है? किसकी? शेड्यूल ट्राइब के लोगों की। लाइक इन अदर कास्ट एंड कम्युनिटी, ट्राइबल आर ऑल्सो मेनली पीजेंट। तो हम बात करें जो मोस्टली जो ट्राइबल पीपल है वो कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे? पीजेंट्स में, क्योंकि दे आर टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर। और नेचर से हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर या फार्मिंग, ये सब। क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ देम लिव इन अ विलेज। और मैक्सिमम लोग कहाँ रहते हैं? विलेज में, क्योंकि वहीं पे एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है ज़्यादा। एंड आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, किसमें एंगेज है? एग्रीकल्चर में। एंड अदर अलाइड ऑक्यूपेशन, यानी उससे जुड़े हुए काम। ईच ट्राइब हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी। सभी ट्राइब की एक खुद की अपनी उनकी आइडेंटिटी होती है। एंड अ डिस्टिंक्ट कल्चर, और उनका कल्चर भी थोड़ा अलग होता है। दे आर एक्सट्रीमली पुअर, उनकी कंडीशन क्या है? इकोनॉमिकली बहुत वीक है, तो वो क्या है? पुअर है। एंड मोस्ट ऑफ आर इलिटरेट, और मैक्सिमम लोग उसमें क्या है? वो इलिटरेट है। सो इन सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है? इन दिस कंडीशन दे आर इजिली सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉइट बाय द अदर्स। तो ये गरीब भी है, इनके पास खुद का नहीं काम डिपेंड है, तो ये एक वैसा सब्जेक्ट बन गया कि जो बाकी लोग इनको इजिली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। द ट्राइबल्स लिव अ सिंपल लाइफ। जो ट्राइबल होते हैं दे टोटली लिव अ सिंपल लाइफ, मतलब लग्जरियस लाइफ नहीं होती, मतलब उनके पास इतने बड़े बड़े घर नहीं होंगे, नहीं, बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं ये। वेरी क्लोज टू द नेचर, और ये हमेशा नेचर के आसपास रहते हैं, क्लोज होते हैं, मतलब इनकी नीड किससे फुलफिल होती है? नेचर से। दे आर जनरली एसोसिएट विद द फॉरेस्ट एंड माउंटेन, और कहाँ रहते हैं ज़्यादातर? जंगलों में या फिर पहाड़ों पे। सम ऑफ द ट्राइब्स इन इंडिया आर नोमैडिक, और कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो नोमैड्स हैं, मतलब वो एक जगह रहते नहीं है, कभी आज यहाँ तो कुछ सालों बाद कहीं और, ऐसे मूव करते हैं। मेनी ट्राइबल्स आर स्टिल हंटर्स एंड फूड गैदर, और आज की डेट में भी बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो एनिमल्स को हंट करती हैं या फूड को इधर से उधर इकट्ठा करते हैं। इन देयर सिंपल लाइफ स्टाइल कस्टम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका कस्टम है, जो उनका ट्रेडिशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके लिए। म्यूजिक एंड डांस आर इनवेरिएबली पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ, यानी वो डेली हंसते हैं, गाते हैं, खेलते कूदते, ये सब इस तरीके से अपने जीवन को यापन करते हैं। ट्राइबल्स आर एन एसेट टू आवर कंट्री, ट्राइबल क्या है? वो हमारी कंट्री के लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे फॉरेस्ट को बचा के रखते हैं। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग देम टू ब्रेक ऑफ फ्रॉम देयर आइडेंटिटी, कंडीशंस शुड बी created where they are able to preserve their identity and at the same time able to work part। मतलब इनका जैसे बाकी लोग सोचते हैं कि हमारी आइडेंटिटी को छुपा लें, बचा लें, नहीं, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे कल्चर को तो जिंदा रखा है, प्लस हमारे फॉरेस्ट को भी ये अच्छे से बना के रखते हैं। ठीक है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन में उन्होंने हेल्प किया क्या? अपने हम कल्चर को नहीं खोया। दे शुड बी हेल्प टू डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड, उन्हें हेल्प करा गया कि थोड़ा सा अपना अप्रोच को चेंज करें। एजुकेशन शुड बी इक्विप देम टू accept an idea or principle on the basis of reason and not on the basis of blind faith and superstition। मतलब उनको क्या फोर्स करके उनको बोला कि you have to opt एजुकेशन, एजुकेशन ऑप्ट करेंगे तो जो सुपरस्टिशन होता है, मतलब कि जो अंधविश्वास होता है, उससे उठ कहेंगे, और हर एक चीज़ का उन्हें फिर कॉज और उनका रीजन बता देंगे, इस चीज़ के होने के पीछे ऐसा रीजन है, तो तब वो नेचर को और अच्छे से समझ सकते हैं। इन शॉर्ट दे शुड बी अलाउड टू फंक्शन एज अ ट्रू सिटीजन ऑफ दिस डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब सिंपली बोले कि हम उसे अपना देश का नागरिक बनाना चाहते हैं इन अ डेमोक्रेटिक वे। Safeguard to improve the condition of the
scheduled tribes. So there are certain measures taken by the government to help the scheduled tribes people. Special efforts are being made to provide education to tribal people. कुछ efforts दिए गए ताकि इनकी condition improve हो. They are being given special facilities to raise their लिविंग स्टैंडर्ड. तो गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी है ताकि जो उनका स्टैंडर्ड लिविंग हो वो रेज हो सके. यानी कि उनको कुछ काम वगैरह दिया जिससे उनके पास कुछ पैसे हैं और अपनी स्टेटस को वो अच्छा कर सके. साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ग्रेजुअली देम टू चेंज देयर लाइफ स्टाइल. और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उनके साथ इंक्लूड करा गया है, कुछ उन्हें नया सिखाया गया, पढ़ाया गया और बताया गया ऐसे काम करना चाहिए. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब. तो गवर्नमेंट ने यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसने प्रोवाइड कराया क्या कुछ थिंग्स जिससे जो इनकी कंडीशन है वो सेफ रहती है. The government in this effort to implement the constitutional provision is taking special measures for the upliftment of the tribals. तो जो सरकार जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए कुछ स्पेशल मेजर्स किए किसके लिए ट्राइबल पीपल के, सो दैट इनकी जो कंडीशन पहले से इंप्रूव हो जाए, अच्छी हो जाए. नेक्स्ट एजुकेशनल फैसिलिटीज. तो एजुकेशन फैसिलिटीज आर बीइंग गिवन टू देम ऑन अ लार्ज स्केल. तो इनको एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे दिया गया ताकि इनका जो माइंड वो डेवलप्ड हो, ये हर चीज़ को सोच सके, रैशनल बन सके. सीट्स आर रिजर्व फॉर देम इन स्कूल्स एंड कॉलेज. और इनकी कब प्रोपोर्शन बढ़ेगी जब हम स्कूल्स और कॉलेज में इनके लिए यानी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे. कैसे? जब हम सीट रिजर्व कर देंगे इस सीट पे यही पर्सन आके रहेगा. हेल्थ सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड देम बाय द गवर्नमेंट. और उनको हेल्थ यानी कि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स जो उनकी होती है उसके लिए उनको मतलब बीमार से लड़ने के लिए दवाई और उनके जो इलाज है वो किए गए ताकि वो सर्व. एंड अदर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन. और जो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें वॉलंटरी पार्टिसिपेट करें, रेगुलरली उसमें आए और उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करें. सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व फॉर देम इन लोकसभा एंड इन लेजिस्लेटिव असेंबली. और फिर एक और काम करा गया जो पार्लियामेंट है उसके अंदर में यानी कि किसमें लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी जो हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसके अंदर में इनकी सीट को रिजर्व करा गया ताकि ये लोग वहाँ पर आएँ असेंबली में बैठे और अपनी बातों को प्रेजेंट करें. द मेन प्रॉब्लम ऑफ द ट्राइबल आर पॉवर्टी. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या उनका कि वो पुअर है, गरीब है. फिर अनएम्प्लॉयमेंट यानी वहाँ के लोगों के पास काम नहीं है, राइट. नेक्स्ट इनडेप्थनेस, वो कर्जे में गिरे हुए या बैकवर्डनेस बहुत पिछड़े और वो इलिटरेट है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी है? शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों की. दीज प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी लिफ्ट अनअटेंडेड. मतलब इसको हम कब उठा सकते हैं, कब सही कर सकते हैं? जब वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, हमारे साथ अटेंड करें. देयर प्रॉब्लम आर प्रॉब्लम. उनकी प्रॉब्लम क्या है? सबकी प्रॉब्लम है. इट इज़ हाई टाइम वी मेड सिंसियर एफर्ट टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम. तो ये एक हाई टाइम है ताकि हम इनकी जो सिंसियरली लें इस चीज़ों को और इस चीज़ों को सॉल्व करें हम प्रॉब्लम्स को. नेक्स्ट क्या? अदर बैकवर्ड क्लासेस. ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या? अदर बैकवर्ड क्लासेस. बिसाइड द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब देयर आर मेनी अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नोन एज बैकवर्ड क्लासेस. मतलब अब एक और ऐसा सेक्शन हमारे पास है यानी एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के अलावा जो आज भी बहुत ज़्यादा पीछे है, पिछड़ा हुआ है. उसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड क्लास बोलते हैं. वेरियस स्कीम्स फॉर द वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द ओबीसीज वर लॉन्च बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे मेथड नई चीज़ें इन्वोट की है ताकि जो ओबीसी है उसका भी अपलिफ्टमेंट हो सके. Many other efforts are still being made to improve the condition of these socially and educationally backward classes. तो बहुत सारी कंडीशन बहुत सारे प्रोग्राम जनरेट किए ताकि जो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड जो लोग हैं उनकी कंडीशन को बहुत अच्छे से और बहुत सही करी जाए ताकि वो भी एक अच्छा स्टेटस पा सके. कहाँ पे? सोसाइटी में. A certain percentage of the total seats is reserved in the government jobs. अब गवर्नमेंट जॉब्स में भी इनकी रिजर्व सीट फिक्स कर दी है ताकि इनको एक चांस मिले अपने आप को शो करने का, प्रूव करने का. स्टेप्स फॉर सेफगार्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द ओबीसी. कुछ स्टेप्स लेके पहला रिजर्वेशन इन ऑल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर क्वालिफाइड स्टूडेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. जितने भी टेक्निकल और प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशन है, उन सब में इनकी सीट रिजर्व करेगी ताकि इनको एक चांस मिले एजुकेशन ऑप्ट करने का. रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एंड लोकल बॉडीज फॉर देयर बैकवर्ड क्लासेस. फिर जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे भी उनके वर्किंग प्रोफेशनल्स है वहाँ पे सीट रिजर्व करें ताकि ओबीसी वहाँ पे जाके काम करें, सीखें और अपनी इकोनॉमिक जो उनकी कंडीशन उसको अच्छा करें. 27% रिजर्वेशन इन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड हायर एजुकेशन, राइट. तो जो 27% क्या है? पब्लिक सेक्टर यानी जो पब्लिक जो गवर्नमेंट जो रन कर रही है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, सब में सीट रिजर्व कितनी है? 27%. किसके लिए? ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए. रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट फॉर द डायरेक्ट. अब सपोज दैट कि इनकी एज ज़्यादा हो गई फिर भी इन्हें रिलैक्सेशन दे दिया कि लगभग 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो डिपेंड करता है थोड़ा अलग सा, ताकि ये अपने आप को वहाँ पे सेट कर सकें. रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट टू प्रोवाइड क्लाइमेट
स्पेशली कंडक्टेड टू सीरियस स्टडीज, सेपरेट हॉस्टल विद द फैसिलिटीज। अब ये पढ़ना चाहते पर इनके पास स्कूल नहीं, तो ये इनका क्या कर दिया है, रेसिडेंशियल, मतलब वो स्कूल जहाँ पे बच्चा वहीं रहेगा, वहीं पढ़ेगा और वहीं खाएगा पिएगा और उसी स्कूल में रहेगा। तो ऐसे बनाएगा ताकि ये सीरियसली अपनी पढ़ाई करे और ये अपने आप को अच्छा करे। किसके लिए, ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अदर सोशल इनइक्वलिटीज, और क्या क्या इनइक्वलिटीज हमारे सोसाइटी में। इन आर एंशिएंट स्क्रिप्चर ड्यू टू रिस्पेक्ट टू शोन वुमेन, मतलब हमारे देखा है कि हमने जो पुराना स्क्रिप्चर्स है उस पर देखा कि वुमेन की बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव एग्जाम्पल इन विच दे हैव नॉट बीन ट्रीटेड ऑन अ पार विद द मैन, और कई बार देखा कि वो इक्वल भी नहीं है मेन के। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वुमेन हैव कम टू बी ट्रीटेड वेरी बैडली, बट जैसे जैसे टाइम आगे गया तो हमने देखा कि जो वुमेन की कंडीशन है, जो उसके साथ जो बिहेव होता है वो बहुत गलत होता है, बैड होता है। टाइम रिसेंटली हेयर एक्टिविटीज वर कन्फाइंड टू हाउस होल्ड। अभी हम बात करें एक्टिविटीज में तो बेसिकली वुमेन को बोलता है कि वो किस लिए है, खाली वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए बनी हुई है। दे वर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फूड फॉर द फैमिली, और क्या होता है एक्सपेक्ट कि भाई वो क्या करे, घर में रह के बस घर का खाना बनाए, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और क्या करे, बच्चों को देखे, उनकी बात देखभाल करे, एंड रिमेन ओबीडियंट टू द मास्टर ऑफ द हाउस द लिविंग, और क्या जो घर के मास्टर्स है उसके अगेंस्ट अकॉर्डिंग क्या रहे, ओबीडियंट है, उसकी सारी बातों को माने। कंडीशन स्टिल रिमेन मोर और लेस सेम इन विलेज एंड स्मॉल टाउन। आज भी कंडीशन गांव में जाओ या छोटे शहरों में जाओ तो कंडीशन आज भी वही सेम है कि वुमेन का काम है सुबह उठना, खाना बनाना, बच्चों की देखरेख करना, यही उनका काम रह गया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल मेजर्स वर अडॉप्टेड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट ने ऐसे मेजर लेते ताकि हम जो वुमेन है उनकी कंडीशन को अच्छे से इम्प्रूव कर सके। केयर हैज़ बिन टेकन टू एजुकेट गर्ल साइड बाय साइड विद द बॉयज। अब एक और कि आप बड़े से ना करके छोटे स्टार्ट करो, तो इसलिए जो छोटी लड़कियां होती हैं वही तभी से क्या एजुकेशन प्रोवाइड करने लगे, कब, लड़कों के साथ साथ। अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल हैव बीन ओपन एट द डिफरेंट प्लेसेस। अब लड़कियों को पढ़ाना है तो अगर सिक्योरिटी नहीं है तो ऐसे स्कूल ओपन कर जहाँ पे खाली लड़के जाके पढ़े, तो हमारे देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे ओनली गर्ल्स स्कूल ओपन किए गए। डिफरेंट एक्ट्स वर पास टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन, जो वुमेन के जो एक्ट्स, कई ऐसे एक्ट बनाए गए ताकि वुमेन को सेफगार्ड किया सके, बचाया जा सके। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अलाउ द डॉटर टू राइट इनहेरिटेंस देयर फादर प्रॉपर्टी। पहले ये था कि फादर की प्रॉपर्टी में खाली जो लड़का है उसका ही हिस्सा रहेगा, अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आ गया, तो इसमें क्या है कि जो फीमेल है उसको भी हिस्सा मिलेगा, किसमें, फादर की प्रॉपर्टी में से। डाउरी हैज बीन मेड इलीगल, डाउरी क्या, जो दहेज है उसको क्या बना दिया, इलीगल। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म हैज बीन बैन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो हमारे जो वुमन का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो किसी भी फॉर्म में होता है, उसको बैन कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये चीज़ें अब आगे नहीं होंगी। दिस इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सोशल वेलफेयर, दिस बोर्ड वर्क स्पेशली फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। एक बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड फॉर सोशल वेलफेयर, जिसमें बेसिकली वेलफेयर, सोशल वेलफेयर करना है, पर उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे क्या है, वुमेन पे, ताकि इनका अपलिफ्टमेंट हो सके। In addition, adult education centers have also been opened to educate those women who could not study in their childhood. फिर खाली ये नहीं कि जो बच्ची, जो गर्ल्स हैं, जो बिटियां होती हैं छोटी, उन्हें पढ़ाया जाए, जो बड़ी लड़कियां होती हैं, जो बड़ी फीमेल जो अपने टाइम पे नहीं पढ़ पाई, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पढ़ने की, उनको भी पढ़ाया जाने लगा इस स्कीम के थ्रू। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू मेक वुमेन अवेयर ऑफ देयर राइट्स। क्यों करा जा रहा है, ताकि पढ़े लिख के और जो औरत है, जो लड़की है, उसको पता रहे कि उसका क्या बेसिक राइट है, उसके क्या अधिकार हैं। They could now how law can protect them and uplift them in raising their status. तो पढ़ लिख के पता चलेगा लड़कियों का कि उनका क्या स्टेटस हो, कैसे अपने स्टेटस को अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे वो बढ़िया हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। In spite of this constitutional guarantee, enactment of so many law, efforts of government or voluntary agencies, the status of women in India is definitely not on a par with that of man. इतने सारे काम करने के बाद, इतनी नए नए स्कीम्स लाने के बाद, या इतने एफर्ट्स गवर्नमेंट के बाद, सोसाइटी के एफर्ट्स के बाद भी आज भी अगर हम देखें तो फीमेल का जो स्टेटस है वो मेन से अभी भी नीचे है। वुमेन आर स्टिल नेग्लेक्टेड, अभी भी लोग क्या करते हैं, फीमेल को क्या नेग्लेक्ट करते हैं, नकारते हैं, एंड केप्ट बिहाइंड मैन इन सोशल, और हर चीज़ में मेन से पीछे रखते हैं, चाहे वो सोशली काम हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एजुकेशन, किसी भी तरीके काम हो, उसमें अभी भी फीमेल को पीछे रखा जाता है। Let us hope that soon a day will come when men and women will be according equal treatment in real senses. But वो टाइम दूर नहीं कि men और जो men और women है दोनों को equalization मिले, मतलब equality formed हो जाए। Our democracy will be meaningless if about half of our population, that is women, are ignored and given a lower status. Democratic form of government का कोई फायदा नहीं अगर half of the population आज भी जो फीमेल की वो घर में रहे, उनको जो सर्विस मिलनी चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का होना बेकार है। द प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन इन द इंडियन सोसाइटी, कि क्या बेसिक प्रॉब्लम्स होती है चिल्ड्रन की हमारी सोसाइटी में, आइए देखते हैं।
एट द टेंडर एज, यानी जब बहुत छोटे होते हैं, और चिल्ड्रन व्हेन दे आर टू बी एजुकेटेड एंड नर्चर प्रॉपरली, चिल्ड्रन वर्क इन शॉप, फैक्ट्रीज और लूटर्स एमलेसली एंड कमिट क्राइम। जब बच्चा छोटा होता है, उसको समझ नहीं होती, तो कई बार होता है कि वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ क्या, जब उसकी एजुकेशन पूरी प्रॉपर हुई नहीं है तो क्या करता है, धीरे धीरे क्या कमिट करता है, शॉप्स में काम करना, कहीं और काम कर रहा है, तो कुछ ऐसे लोगों के साथ मिल जाता है जो वो क्राइम करना शुरू कर देता है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। दे रिमेन इलिटरेट एंड इल नरिश, तो उनके पास अब सपोज वो जॉब पे जाने लगा, काम पे, तो क्यों पढ़ेगा, छोड़ दिया, नरिशमेंट नहीं पता, यानी कि उसकी जो बॉडी में जो न्यूट्रिशन होनी चाहिए, जो उसका बॉडी ग्रोथ होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। Apart from the problem of illiteracy and malnutrition, there is a problem of juvenile delinquency, which implies the indulgence of children in antisocial and criminal activity like stealing, picking, pocketing, gambling, etc. तो यहाँ पे क्या है, जब बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसको सही गलत की समझ नहीं होगी, तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटी में फंस जाएगा जो उसे क्राइम के रास्ते पे ले जाएगा, क्राइम की दुनिया में। तो ये क्या होता है, इससे एंटी जो सोसाइटी में क्राइम बढ़ जाता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता है, राइट। बच्चा गैम्बलिंग, पिकेट पॉकेट, ये सब चोरी डकैती, इन सब में वो घुस जाता है। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी रिजल्ट फ्रॉम द नेग्लिजेंस ऑफ चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स एंड सोसाइटी। अब जो जुवेनाइल सेक्टर जो बन रहे हैं, या उनकी जो तादाद बढ़ रही है, बच्चे इतने क्राइम कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, या हम बात करें सबसे मेजर प्रॉब्लम किसकी है, किस वजह से हो रहा है, तो हो रहा है सोसाइटी और पेरेंट की वजह से। दिस नीड टू बी चेक फॉर द सेक ऑफ हेल्थी सोसाइटी एंड ब्राइटर फ्यूचर ऑफ द नेशन। और ये चेक करना पड़ता है कि बच्चों की ग्रोथ हो रही नहीं, क्यों, क्योंकि अगर हमें अच्छे सोसाइटी को फॉर्म करना है, अच्छा भविष्य बनाना है, तो वो बच्चों से ही भविष्य बनेगा, इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। दिस नीड द कंबाइंड एफर्ट ऑफ पेरेंट, तो उस अच्छा भविष्य जो बनाना है, या बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, बच्चों को अच्छा बनाना है, तो उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले कौन आता है, पेरेंट्स, उसके बाद कौन आता है, सोसाइटी, और फिर लास्ट में कौन है, गवर्नमेंट, क्योंकि ये सब तीनों मिलकर ही एक अच्छा समाज बना सकती हैं। इन द राइट ऑफ डायरेक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, यही सब अगर अच्छे से काम करें तो जो बच्चे हैं उनका वेलफेयर होगा और उनका भी डेवलपमेंट होगा। द गवर्नमेंट वुड पास स्ट्रिक्ट लॉ, गवर्नमेंट क्या करे, स्ट्रिक्ट लॉज बनाए विद द एम ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम वर्किंग, तो ऐसे बनाए कि जो बच्चा है वो पढ़ने जाए, स्ट्रिक्ट ऑर्डर बनाए कि भाई किस यहाँ पे बच्चा यानी 14 साल से बच्चा काम करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ये नहीं कि छोटा मोटा काम कर रहा है, राइट। अगर 14 साल के बाद भी कर रहा है, 18 साल तक, तो छोटे मोटे काम करे, तो दैट रूल्स शुड बी मेड वेरी विजिलेंटली, और उसको फॉलो भी करें। नेक्स्ट, फैक्ट्री शॉप में काम करता है, बट दिस एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट नीड टू बी फर्दर सप्लीमेंटेड बाय सर्टेन पॉजिटिव इफेक्ट बाय प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एट द स्कूल लेवल। तो गवर्नमेंट ने उसमें क्या करा, अब बच्चा इस काम पे जा रहा है, क्यों, क्योंकि उस घर वाले के पास पैसे नहीं उसको पढ़ाएंगे, तो गवर्नमेंट क्या फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एजुकेशन दे रही है कि अब आपका बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा, कहाँ पे, स्कूल में जाके। पेरेंट्स एंड सोसाइटी शुड ऑल्सो रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली बाय सेंडिंग दीज चिल्ड्रन टू स्कूल, और यहाँ पे पेरेंट्स और सोसाइटी की ये नीड हो जाती है, ये इन दोनों का दायित्व हो जाता है कि इन्हें अब बच्चों के लिए फीस नहीं दें तो एटलीस्ट वो कम से कम स्कूल तो जाए, पढ़ाई तो करे, तो कौन भेजेगा, पेरेंट ही तो भेजेगा। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ बेगारी। बेगारी इज द कंडीशन दैट अ पर्सन अंडर विच ही इज फोर्स्ड बाय सर्कमस्टांसेस टू बेग एंड एक्सेप्ट आर्म्स फॉर हिज लिविंग, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि बच्चे को भीख मांगना पड़ जाता है, बेगिंग हो जाती है, ठीक है, उसकी लिविंग कंडीशन इतनी बेकार होती है कि उसको दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है, उसको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, तो ये सबका ध्यान रखना चाहिए। जनरली एक्सट्रीमली पुअर पीपल रिसोर्ट टू बी बेगरी, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता, वो क्या स्टार्ट करते हैं, बेगिंग स्टार्ट करते हैं। व्हेन दे फेल टू, और उनके पास जब कुछ काम नहीं होता तो वो इसी एक्टिविटी में चालू हो जाते हैं। ऑल्दो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर इट्स मेन कॉज, क्यों है ऐसा, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है और लोग गरीब हैं, इसी लोग भीख मांगना या इस चीज़ों की काम करना शुरू कर देते हैं। येट इट हैज़ कम टू स्टे बिकॉज ऑफ रिलीजियस एंड सोशल अप्रूवल बिहाइंड इट, तो रिलीजन और ये इसके पीछे रीज़न है कि सोसाइटी भी कहीं ना कहीं, और रीजन कहीं ना कहीं इसके पीछे रीज़न है कि सोसाइटी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी और रिलीजन उनको नेग्लेक्ट कर रहा है। बेगारी इज अ ब्लॉट ऑफ ऑन द फेयर नेम ऑफ आवर सोसाइटी, ये क्या है, हमारा धब्बा है हमारी सोसाइटी के ऊपर में। दिस सोशल प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉल्व एज अर्लिएस्ट, इस जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं इसे एज सुन एज में उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। देयर इज अ नीड टू स्ट्राइक एट द रूट ऑफ द कॉज ऑफ बेगारी, तो ये क्या रूट कॉज है किसका, बेगारी का। आवर गवर्नमेंट शुड मेक सेंस एफर्ट टू रिमूव पॉवर्टी, क्या ये, बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू एवरीवन, तो क्या है कि ये गवर्नमेंट या सरकार या सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक को क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए, क्या करे, वो पॉवर्टी करे और रिमूव करे पॉवर्टी को, एम्प्लॉयमेंट जितना वो प्रोवाइड करे, एडुकेट मीन्स मतलब सभी के पास ऐसा हो कि उसके लाइवलीहुड वो अर्न कर सके, ऐसा फॉर्म ऑफ सिस्टम हमें सेटअप करना है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द सम इकोनॉमिक ऑफेंसेस।
ब्राइबरी, स्मगलिंग, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग आर एंटी सोशल एक्टिविटी, यानी कि ये सब क्या है, ये सब एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं जो गलत है किसके लिए, सोसाइटी के लिए। दिस एक्टिविटी हेल्प द नेशन प्रोग्रेस एंड हैम्पर द ग्रोथ, ये क्या करती है, होल्ड कर देती है, रोक देती है हमारी नेशनल प्रोग्रेस को और हैम्पर करती है हमारी ग्रोथ को, राइट। अ पब्लिक सर्वेंट डिमांड ब्राइब और स्पेशल पेमेंट फॉर रेंडरिंग सम सर्विसेज टू द पीपल, कई बार होता है जो पब्लिक सर्वेंट होता है वही ब्राइब यानी कि वही घूस मांगता है, किससे, लोगों के काम करने के लिए। A dishonest trader deceive the state and secretly export and import goods without paying duties to the state, कई बार क्या होता है जो ट्रेडर होते हैं वो चुपके चोरी से क्या सामान को एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर दिया, एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कर दिया, तो जो टैक्स पे करना चाहिए उससे सरकार को जो इनकम है सरकार की वो नहीं होती। A hoarder stores commodity illegally and cause the growth of artificial scarcity, होर्डर क्या करते हैं, चीज को स्टॉक कर लिया, रोक लिया और प्राइस बढ़े जा रहे हैं और जब बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ते हैं तब उसको सेल करते हैं ताकि उनका प्रॉफिट हो, तो ये गलत है। होर्डर commodity are sold when the prices are rise and ensure their huge profit. This is known as black marketing. इन सबको क्या कहते हैं, black marketing, because hoarder goods are sold illegal, क्योंकि उसने illegal किया, गलत तरीके से किया ना, उसके पास प्रोडक्ट था पर उसने स्टॉक कर लिया, क्यों स्टॉक किया, ताकि जब डिमांड ज़्यादा होगी तब उसको सेल करेंगे, और सीक्रेटली यानी चुपके चोर से, एंड नॉट इन द ओपन मार्केट, और वो ओपन मार्केट में नहीं होगा। Adulteration in food and medicines means selling spurious goods mixed with the harmful material. राइट, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट करने, खाना साफ नहीं देना, उसके अंदर कुछ मिलावट कर दी, कुछ और कर दिया, तो उससे क्या हो गया, फूड खराब हो गया और जो मटेरियल मिलना चाहिए लोगों को वो मटेरियल नहीं मिल रहा है। दिस लीड टू द डिसीज एंड डेथ, उससे मान लो कुछ गलत गंदा खाना खा लिया, उसमें मान लो कुछ मिलावट कर दिया, कुछ मिला तो कुछ और मिला तो डेथ भी हो सकती है, डिजीज भी हो सकता है, ये सब फेस कर रहे हैं लोग। ऑल दीज क्राइम्स वीकन इन द फेथ ऑफ द पीपल एंड डैमेज द नेशन, और सब ये इससे क्या हो रहा है, लोगों के अंदर फेथ क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, और वो क्या जो हमारी प्रॉपर्टी है या जो नेशन है उसको डैमेज हो रहा है। सपोज दैट कोई एक बहुत अच्छा काम करने वाला था उसकी डेथ हो गई तो काम करने वाला कम हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट वी हैव, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया इज फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट विच इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम। इंडिया के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, मैंने लोगों के पास काम ही नहीं है, लोग काम करना चाहते हैं बट दे डज नॉट हैव द वर्क। Every individual needs some gainful work to do so that they may be able to earn and fulfill their basic need. सब लोग चाहते हैं कि मैं कुछ काम करूं, कमाऊं दाऊं और अब जो अपना जो बेसिक नीड है एटलीस्ट उसको तो फुलफिल करें। When people seek work and fail to get, it is called problem of unemployment. जब लोग ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं but they are unable to get the job, तो क्या बोलते हैं उसको, unemployment बोलते हैं। With the rapid increase in population, more and more people are searching gainful work. अगर सपोज दैट बहुत ज़्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या है, बहुत सारे लोग सर्च करें क्या, जॉब को, एक ऐसा काम जिससे उनको अपनी नीड को फुलफिल करने में हेल्प हो, बट आर नॉट गेटिंग इट बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्क। बट लोगों को काम नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि काम ही नहीं है मार्केट के अंदर में। दस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज रीचिंग हाई डायमेंशन। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल हैव बीन रेजिंग एट द हायर रेट पर यूनिट। मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। As our economy had a very slow rate of growth in the past, क्यों, अब हमारी इकोनॉमी के अंदर जब लोग बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं पर काम नहीं मिल रहा है, राइट, और काम की कमी है तो रेट तो कम होगा क्योंकि ग्रोथ जितनी उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट जॉब फॉर द पीपल, क्यों, क्योंकि लोगों के लिए जॉब क्रिएट ही नहीं कर पा रही है। Economic development has been there and but it is not being sufficient enough to accommodate all the people in job and suit their qualification and capability. ऐसा क्यों, क्योंकि लोगों के पास sufficient job नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट ही नहीं है। बहुत सारी कमियां हैं कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट। मोर ओवर आर एजुकेशन सिस्टम इज प्रोड्यूसिंग एजुकेटिंग यूथ। अब हमारे यहाँ पे क्या एजुकेशन तो प्रोवाइड कर यूथ हु लुक ओनली फॉर वाइट कॉलर जॉब, और कैसे लोग जॉब पसंद करते हैं, वाइट कॉलर यानी कि जो ऑफिस में बैठे, सर्विस सेक्टर जिसमें ज़्यादा हो। The third important cause of the unemployment can be increase in the use of automatic machinery in industry. और दूसरा क्या कॉज है कि अब जो जहाँ फैक्ट्री में पहले लोग बहुत सारे लोग काम करते हैं, नहीं मैक्सिमम वहाँ पे मैनुअल वर्क होता था, अब आज वहाँ पे मशीन के थ्रू वर्क हो रहा है, और जैसे ही वहाँ पे मशीन आई तो लेबर वहाँ से निकल गई, तो इसलिए भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। अब एग्रीकल्चर में भी बात करते हैं, एग्रीकल्चर में मैक्सिमम काम किससे होता है, लेबर से होता है। दिस रिड्यूस द नीड फॉर मैनुअल वर्क एंड क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ से इससे क्या होता है, जो मैनुअल जो वर्क थे, जो लेबर थे, उनकी कमी हो जाती है और इससे अनएम्प्लॉयमेंट लीड हो रही है। नेक्स्ट, minority group in India. The attributes of minority group is seen as a relative perspective which characterize to the nature of the group as being qualitative weak. क्या है वो, weak है, non-dominated है and underprivileged in global term. As term minority and minority group are always perceived to be a रिलेटिव टर्म एंड द फॉर्मल जनरल कैटेगरी बीइंग वीक। मतलब यहाँ पे कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो किसको सप्रेस करती है, माइनॉरिटी को, यानी माइनॉरिटी के पास जितनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, एंड दे हैड अ फियर कि हमारा ये जो अस्तित्व वो खत्म ना हो जाए।
अंडर प्रिविलेज एंड विक्टिम ऑफ द लेटर ग्रुप, सो द प्रॉब्लम माइनॉरिटी इज यूनिवर्सल फिनोमिना, मतलब जो माइनॉरिटी जो ग्रुप है उसकी प्रॉब्लम हर जगह सेम है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही, उसको काम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, राइट, तो वो हर जगह यही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एफ्लुएंट एंड बैकवर्ड स्टेट विजिटिंग द ग्लोब। और ऐसा प्रॉब्लम हर जगह हो सकता है, कुछ बैकवर्ड स्टेट है वहाँ पे भी यही होता है, जो बहुत बड़े स्टेट है वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम ऑफ इशू ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैव बीन वेरी पिक्यूलर, बहुत ज़्यादा पिक्यूलर है, क्यों? क्योंकि इंडिया के हर एक स्टेट में ये इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करने को लोगों को मिलती है। बिफोर द ब्रिटिश रूल द मुस्लिम वर रूलिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ब्रिटिशर से पहले कौन रूल कर रहा था? यहाँ पे मुस्लिम्स रूल कर रहे थे, एंड दे वर फोर्स्ड आउट पावर बाय द ब्रिटिशर, और उन्हें फोर्स करा ब्रिटिशर्स को पावर के लेने के लिए। दिस वॉज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट बेटर नोन एज अ पार्टीशन ऑफ रिलीजियस बेसिस, और फिर ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को आज़ाद कर दिया किसके बेस पे? रिलीजन के बेस पे। In spite of all that happened during the partition of independent India, experienced the beginning of new era, और जब पार्टीशन हुआ हमारे देश में उसके बाद एक नया एरा का टाइम होता है डिवाइडेशन के बाद, कि अब इंडिया को उन्होंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इंडिया वॉज डिक्लेयर एज अ सेक्युलर स्टेट वेयर इक्वालिटी ऑफ ऑल वॉज प्रोवाइडेड इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया ने क्या ऑप्ट किया? इंडिया ने ऑप्ट किया सेक्युलर स्टेट, मतलब हम किसी भी रिलीजन को प्राथमिकता नहीं देंगे और एवरीबडी इज इक्वल, हम समाज सभी बराबर है, और हम रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेसिस पे हम कोई डिफरेंसेस नहीं करेंगे। Article 29 state that any action of the citizen residing in the territory of the India or any part of therefore having distinct language, script or culture its own shall have the right to conserve the same। तो यहाँ पे क्या है, जो जितने भी हमारे जब स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पे आर्टिकल 29 करता है कि जो भी हमारे इंडिया में स्टेट्स है सब अपने कल्चर, अपने एजुकेशन सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल पर्सन हो तभी वो प्रोटेक्ट कर सकता है, चाहे पूरे स्टेट में वो लोग हो तभी, यानी कि यहाँ पे माइनॉरिटी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। Article 30 acknowledge the right of minority based on religion or language to establish and administer education institution of the choices। अब आर्टिकल 30 कहता है इंडिया में कि जो भी रिलीजन है या जो भी लोग हैं लैंग्वेज यूज करते हैं वो उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, वो अपना इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं ताकि उसको वो प्रमोट कर सकें, राइट। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट ऑल माइनॉरिटी वेयर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शेल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द चॉइसेस। आर्टिकल 30 बोलता है कि यहाँ पे राइट्स है कि वो उसको क्या करे, आगे प्रोसीड करे, चाहे उसके लैंग्वेज में माइनॉरिटी हो, कल्चर में हो, या फिर उसकी स्ट्रेंथ कम हो, सब माइनॉरिटी अपना खुद का स्कूल स्टार्ट करके या अपना एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन दस इन्वेस्टेड दैट माइनॉरिटी कैन बी बेस्ड ऑन द रिलीजन एंड लैंग्वेज, किसके बेस पे? रिलीजन और लैंग्वेज के उस पे। नॉट ओनली मुस्लिम एंड क्रिश्चियन बट ऑल्सो बुद्धिस्ट, सिख, इवन जैन आर माइनॉरिटी। तो ये खाली मुस्लिम्स के लिए नहीं था, जो भी हमारी कंट्री में माइनॉरिटी में ग्रुप है उन सब के लिए था कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड उनके कल्चर को प्रिजर्व करना है। प्रैक्टिस बाय एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, इसमें बोला कि वो पर्सन कोई भी प्रैक्टिस को, मतलब सपोज है कोई नया काम सीखना है वो काम कर सकता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है बिजनेस कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन करेगा, कोई ट्रेड, कोई बिजनेस, वो कुछ भी कर सकता है, राइट। अगर कोई इंटरप्रेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है वो उसको बचाएगा कि ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करेगा। बाय सुप्रीम कोर्ट टू इंक्लूड राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, क्या वो खुद के अभी अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकता है, विच इज राइट गारंटी टू ऑल द सिटीजन, और ये सबके लिए। आर्टिकल 14, 15 एंड 16 प्रोहिबिट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ बाय द स्टेट, यानी कि जो आर्टिकल 14, 15 और 16 हैं ये हमें इक्वलिटी देते हैं कि लोगों के साथ किसी बेस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वहाँ पे फिर वो अपना फाइल केस करते हैं, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, राइट। नाउ वी हैव सर्टेन एक्सरसाइजेस, राइट, उसमें हम अपने एक्सरसाइजेस को देखते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट है ओबीसी स्टैंड फॉर, तो क्या है? ओबीसी स्टैंड फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, कास्ट, अदर बिहाइंड कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बिहाइंड कास्ट, तो आंसर क्या हो गया? अदर बैकवर्ड क्लासेस। सेकंड और थर्ड आप अपने आप ट्राई करोगे, राइट। नेक्स्ट वाला देखते हैं फिलिप्स में, इन कोर्स ऑफ टाइम द डैश सिस्टम बेस्ड हेरिडिटरी, अगर हम बात करें तो कौन सा सिस्टम? यहाँ पे वर्ण सिस्टम होगा, राइट। वहाँ पे क्या था? सिस्टम एकदम कैसा था? हेरिडिटरी फॉर्म में था। The weaker section of society other than scheduled caste and scheduled tribe are called, क्या कहते हैं जो weaker section of society होता है? We call it as a marginalized group। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये आपका होमवर्क होगा, आप उसको खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स, कास्ट सिस्टम हैज बिकम रिजिड एंड कॉम्प्लेक्स इन कोर्स ऑफ टाइम। यस, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया इट बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। इन एंशिएंट टाइम सोसाइटी वुमेन डिड नॉट एंजॉय इक्वल स्टेटस ऑफ मैन। फॉल्स, एंशिएंट टाइम में दे हैव द इक्वल स्टेटस। कैसे पता चलेगा? जब आप रामायण देखोगे, महाभारत देखोगे तो इस जो फीमेल थी उनके पास इक्वल राइट्स होते थे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है ये आपका होमवर्क है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।